हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एडुटेप हिमाचल प्रदेश के यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डे 21 में GS2 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पार्ट है हमारा विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के लेक्चर्स का। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा विजय बैच इनिशिएटिव है, यहाँ पर हम आप लोगों को 45 दिन में 180 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप 180 क्वेश्चन के आंसर लेकर हमें भेजेंगे, हम उनको रिव्यू करेंगे, एवेल्युएट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या फीडबैक है आपके आंसर्स का, ताकि आप लोग इंप्रूव करें। और इसका पूरा अल्टीमेट परिणाम क्या रहेगा कि 48 डेज के बाद आप टॉपर्स की तरह आंसर लिखना शुरू कर देंगे, और आपके जो आंसर्स में निखार आएगा वो आपको हिमाचल प्रदेश मेंस एग्जामिनेशन में रैंक सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं डे 21 में GS2 के 4 क्वेश्चन। यहां पर जो हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इनमें से 2 क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स के, एक क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन रहेगा 8 मार्क्स का और एक क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, और हमारी जो पूरी डिस्कशन रहेगी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग, जहां पर हमने आपको बताया था कि कौन से 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए एक बच्चे को आंसर राइटिंग के टाइम पर। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप 45 दिन निरंतरता के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके आंसर्स में इंप्रूवमेंट पक्का आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के आंसर राइटिंग की। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस इन इंडिया। जो GS2 का पेपर है 5, उसमें यूनिट 2 सब यूनिट 2 का एक टॉपिक है, और क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर सिविल सोसाइटी। अब हमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन HPS मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसे 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो आपके सिलेबस में टर्म्स हैं, जैसे अगर आप सिलेबस देखें तो उनमें जो टर्म मेंशन कर रखी हैं, अगर आप देखें टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसी के बारे में पूछ लिया आपसे 4 नंबर में कि व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सिमिलरली अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट आर सिविल सोसाइटी। तो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले बताना है कि सिविल सोसाइटी है क्या और वो करती क्या है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट है 60 वर्ड की। ठीक है, तो आप किसी ऐसी मेन ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन कोट कर दो जो कि काफ़ी वैलिड है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, सिविल सोसाइटी रेफर्स टू अ वाइड अरे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाइड अरे कि यहाँ पर एक सिंगल सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता है, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन में। कम्युनिटी ग्रुप्स आते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, NGOs आते हैं, लेबर यूनियंस आती हैं, इंडिजिनस ग्रुप्स आते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आती है, जैसे RSS, प्रोफेशनल एसोसिएशन आती हैं जैसे ABVP, एंड फाउंडेशंस आती हैं। तो सिविल सोसाइटी इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। सिविल सोसाइटी के डोमेन में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है और मार्केट प्लेयर भी नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी का पार्ट भी नहीं है। तो सिविल सोसाइटी बेसिकली एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ कम्युनिटी ग्रुप भी आते हैं, NGOs भी आते हैं, लेबर यूनियंस भी आती हैं, ट्रेड यूनियंस भी आती हैं, इंडिजिनस ग्रुप्स भी आते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है, और आपको ये पक्का स्ट्रेस करना है कि इट इज़ अ वाइड अरे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जो ये सिविल सोसाइटी की बात है, ये शुरू हुई थी विद द नॉन स्टेट मूवमेंट्स, जहां पर जो ऑथोरिटेरियन रिजाइम्स थी, ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स थी, उनके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुई इन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, जहां पर बोला गया कि सिविल सोसाइटी को, जो कि लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक ग्रुप में आ रखे हैं, उनको गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट उनके राइट्स की जो राइट्स की वैलिडिटी है उसको नहीं मानती है और उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। ठीक है, जब सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज किया जाता है तो उसको थर्ड सेक्टर भी बोला जाता है। देखिए, थर्ड सेक्टर किस तरीके से, कि जो भी हम अपनी इकोनॉमी मानते हैं या फिर जो स्टेट मानते हैं, वहाँ पर 3 मेजर सेक्टर होते हैं। एक आपका स्टेट होता है, ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग लोगों को रूल करता है। दूसरा आपका इकोनॉमी होता है, मार्केट प्लेयर्स होते हैं। और तीसरी जो मेन ऑर्गन या तीसरी जो मेन सेक्टर ऑफ स्टेट माना जाता है, वो माना जाता है आपकी सिविल सोसाइटी, जो कि लोगों को मोबिलाइज करती है, गैदर करती है। और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है इन इन्फ्लुएंसिंग दी पॉलिसीज। जो भी पॉलिसी आपकी पॉलिसी मेकर बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स बनाते हैं या बिजनेसमैन बनाते हैं, उनकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम सिविल सोसाइटी करती है। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर में। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना अगर आप मटेरियल दे देते तो आपको मोर देन 3 मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ फ्रॉम द टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया। एक टॉपिक है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के से रिलेट करता है। यहाँ पर GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है, और क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। आपको सिग्निफिकेंस बतानी है पंचायती राज की इंडिया में। देखिए, पंचायती राज बेसिकली है क्या, लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। जो आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें 2 कंपोनेंट आते हैं, एक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट आती है और एक आपकी रूरल गवर्नमेंट आती है। तो पंचायती राज सिग्निफाई करता है आपका रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा गया कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। 60 वर्ड में आपको 4 मार्क्स में बताना है। अभी क्वेश्चन हमने क्यों पूछा है कि
क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड हिमाचल मेंस में क्वेश्चन लगातार आए हैं, जैसे डिस्कस मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो अगर फेलियर पूछ सकते हैं तो आपसे सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेटिव आंसर बता रहा हूँ। जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। डिस्कस का मतलब होता है कि आपको डिफरेंट व्यूज देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन चीज ध्यान रखने की सिग्निफिकेंस आपको बताना है। आपके पास 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 60 वर्ड में आपको लिखना है। तो आप टू द पॉइंट रहिए, ज़्यादा पंचायती राज के बारे में एक्सप्लेन मत करिए, अमेंडमेंट मत बताइए, सीधा आप सिग्निफिकेंस बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप जितना टू द पॉइंट रहेंगे उतनी अच्छी आप क्वेश्चन की हैंडलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पंचायती राज है वो बताइए बेसिकली है क्या। इट सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट अगर लोकल गवर्नमेंट रहेगी तो वहाँ पर लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी, और जो लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो जो लोग उनको गवर्न कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी स्टेब्लिश कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, कि यहाँ पर लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और जो एग्जीक्यूटिव हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर की जाती है। दूसरी बात कि अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकल लोग, उनको पता है कि हमारे एरिया में क्या चाहिए, क्या हम एक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट भी होगी और पीपल फ्रेंडली भी रहेगी, ठीक है। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जब आप एक पॉलिसी बना रहे हो उसी टाइम पर आप कॉमन सिटीजन को इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हो तो आप अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी स्ट्रेंथन कर रहे हो। डेमोक्रेसी बेसिकली है क्या, लोगों की पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उस पूरे प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। इसके साथ साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर हम लोकल लेवल पर जाकर लोगों को कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करो इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, वो हम कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हमें देखने को मिल रही है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या, कि यहाँ पर हम मल्टीपल कम्युनिटी के लोगों को फ्रॉम द बॉटम स्टेट ऑफ द सोसाइटी उनको बोल रहे हैं कि आप लोग आओ और पार्टिसिपेट करो इन द गवर्नेंस प्रोसेस, ठीक है। ये हमारा मेन सिग्निफिकेंस है पंचायती राज का। अब देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतने हैवी वर्ड हम पेपर में किस तरीके से कोट करें। देखिए इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी आपके आंसर्स में, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर आप पेपर में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कीवर्ड आइडेंटिफाई किया और उनको एड्रेस किया बाय द यूजिंग नॉलेज ऑफ कोर कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन इंडिया, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। The 73rd Amendment Act is a significant landmark in the evolution of grassroots democratic institutions in the country, with the potential of transforming the representative democracy into participatory one. Examine. देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा मल्टीपल पार्ट्स में, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जब भी आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिले तो उसको माइक्रो क्वेश्चंस में डिवाइड कर लो। जो हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला है, वहाँ पर पहला स्टेप क्या होता है, कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा काम क्या होता है उसी पहले स्टेप में, माइक्रो क्वेश्चन फॉर्मेशन, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट एक कीवर्ड है। सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, इसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये भी एक कीवर्ड है। एंड पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटिव वन। देखिए अभी क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में चुनकर भेजते हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है, जहां पर लोग डायरेक्टली गवर्नेंस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली लोकसभा में जाकर अपने लिए एक्ट नहीं बनाते हैं, हम अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हमारे बिहाफ पर जाकर लोकसभा में एक्ट बनाते हैं। इसलिए हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोला जाता है, फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक मजबूती दें तो हमारी डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी बन जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं वो बॉटम लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगे इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यही पूरे क्वेश्चन की थीम है। ये क्वेश्चन हमने क्यों पूछा है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे हिमाचल मेंस 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ पर आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिए, अब आपको इस क्वेश्चन को तोड़ना है। देखिए पहला पार्ट क्या होगा, आपको बताना है कि हाउ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क। ये आपका पहला एक माइक्रो क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड माइक्रो क्वेश्चन क्या रहेगा कि आपको बताना है कि हाउ देयर इज एवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तीसरी बात आपको बतानी है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी वन। अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे तो आपका जो आंसर है, मेन आंसर है 8 मार्क्स का 120 वर्ड का, वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिन का आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिन का मतलब क्या है कि आपको डीपली प्रूव करना है, जो टॉपिक है उसको अच्छे से बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया क्या, क्योंकि यहाँ पर एक कीवर्ड है, इसको आपको
एड्रेस करना पड़ेगा। आप अपनी कोर नॉलेज प्रेजेंट करिए, थोड़ा लक्ष्मीकांत को याद करिए कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इस्टेब्लिश करती है एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस। अभी तक हमारे देश में 2 टीयर थे, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, अब आया है थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस, जहां पर इंश्योर किया गया कि एक लोकल सेल्फ गवर्नेंस रहेगी बाय ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था बिफोर 1992। जब 1992 से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस था, दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब उनको एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, ये आपने मेंशन किया। और ये फायदा क्या है इसका कि अब जो गांधी जी का विजन है ग्राम स्वराज का, जहां पर हम अपने ग्राम को एक ऐसी पावर देना चाहते हैं कि वो खुद से खुद को गवर्न करे, तो वो विजन हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा आफ्टर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऐसा सोचा गया। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप माना गया इन ट्रांसफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू ग्रास रूट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ठीक है, जहां पर कम्युनिटी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाए गवर्नेंस प्रोसेस में और डिसीजन मेकिंग में। तो ये जो आपने सेकंड वाला पार्ट है, इसको भी यहीं पर ही जस्टिफाई कर दिया है। अब आप बताएंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर है। यहाँ पर लोगों को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करिए, और जो यहाँ पर लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनको लोग डायरेक्टली चुनते हैं। द 73rd अमेंडमेंट मेड इट मैंडेटरी दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्टली इलेक्टेड। यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के, वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। वुमेन लीडरशिप, लगभग 1/3 रिजर्वेशन रखा गया वुमेन्स के लिए, ठीक है, ताकि वो भी आगे आए और वो भी डेमोक्रेसी का पार्ट बने। देन इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, पार्टिसिपेशन जो था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस का, उसको भी इंश्योर किया गया। इवन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए तो जो रिजर्वेशन है वो भी मैंडेटरी किया गया इन टर्म्स ऑफ सीट। देन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, लगभग 29 सब्जेक्ट्स जो थे स्टेट के, उनकी पावर डेवोल्यूशन जो है वो दी गई किसको, आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी। तो यहाँ पर जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन था इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन, डिलीवरी सिस्टम, वो बढ़ा। देन ग्रास रूट पार्टिसिपेशन, जब पीआरआई आपका चालू हुआ तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई सोशल सेक्टर स्कीम्स में, ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में वो मीटिंग का पार्ट बने, मनरेगा का पार्ट बने, तो यहाँ पर ग्रास रूट पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है। देन पॉलिटिकल अवेयरनेस, देखिए जब इलेक्शन होते हैं लोग वोट डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बनते हैं। अब उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, अवेयरनेस आती है कि अगर हम अच्छे आदमी को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे गांव के लिए भला होगा। तो ये जो अवेयरनेस आई है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। देन जो पुराने सोशल इंस्टीट्यूट्स थे जैसे कास्ट पंचायत, उनको इन्होंने डिसरिगार्ड किया है, उनकी इंपॉर्टेंस कम कर दी है। देन डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, मतलब कि जो ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस है वो कम हुआ है। अब पंचायत एक स्ट्रांग बॉडी है, ग्राम सभा एक स्ट्रांग बॉडी है, ना कि लोकल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको दोबारा प्रेजेंट किया और जस्टिफाई किया कि ऊपर दिए गए पॉइंट ये बताते हैं कि हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड अवर डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं तो 8 में से 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो देखिए आंसर की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो कहाँ से शुरू होती है, वो क्वेश्चन की डिमांड से शुरू होती है। अगर आप क्वेश्चन की थीम समझ चुके हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ चुके हैं, तो आप आंसर को ऑटोमेटिकली एड्रेस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 मार्कर क्वेश्चन है और ये टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस इन इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, GS2 पेपर 5 यूनिट 2 सब यूनिट 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। एक्सप्लेन द रोल दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्ले इन पुवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। तो ये टॉपिक आपका पुवर्टी एंड हंगर वाले पार्ट में भी आ सकता है, GS1 में भी, GS2 में भी, तो मल्टीपल डायमेंशंस में टॉपिक कवर हो रहा है। एक्सप्लेन द रोल that self-help groups play in poverty alleviation in India, highlighting the shortcoming of SHG bank linkage program, give some suggestion to improve its performance। देखिए एक नाबार्ड जो है इंस्टीट्यूशन, नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग वाला, उसने एक स्कीम लॉन्च करी थी 1990s, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपको उसकी शॉर्टकमिंग बतानी है और फिर आपको सजेशन भी बताने की किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल डायमेंशन क्वेश्चन है, आपने कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। एक्सप्लेन का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में बताना है, क्या बताना है कि एसएचजी का रोल ऑफ एसएचजी इन पुवर्टी एलिवेशन, ठीक है। फिर आपको बतानी है शॉर्टकमिंग ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये कीवर्ड मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। देन इंप्रूवमेंट के सजेशन देने हैं आपको, ठीक है। आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई किए, अब आप इसको माइक्रो क्वेश्चन में तोड़ लीजिए। पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि रोल ऑफ एसएचजी, व्हाट इज द रोल ऑफ एसएचजी इन पुवर्टी एलिवेशन इन इंडिया, ठीक है। ये पहला माइक्रो क्वेश्चन है। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बतानी है व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स इन एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम,
और तीसरा माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि आपको बताने हैं कि व्हाट कैन बी दी सजेशंस टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस देने हैं। अगर आप तीनों माइक्रो क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन किस तरह का लिखा जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप कोर नॉलेज प्रेजेंट करिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको डिफाइन करिए कि व्हाट आर बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज अ स्मॉल वॉलंटरीली एसोसिएशन। यहाँ पर एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, मेंबर्स को बोला जाता है कि आप आओ। ऐसा नहीं है कि उनको मैंडेट किया जाता है कि आपको आना ही आना है। ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, जनरली स्मॉल होती है, पुअर पीपल इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, फ्रॉम द सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। जनरली जो इसके मेंबर हैं वो सेम सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, या एक ही कास्ट के होंगे, या फिर एक लेवल ऑफ क्लास के होंगे, गरीब होंगे या फिर मीडियम क्लास पीपल होंगे। तो वो कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग देयर कॉमन प्रॉब्लम्स थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प। मतलब क्या कि जैसे मान लो एक गाँव है, वहाँ पर 5 लोग गरीब रहते हैं, ठीक है, और ये 5 लोग गरीब, 6 लोग गरीब हैं। अब इनको लगता है कि अगर अकेले ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएं तो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी और ये हमेशा ही गरीबी में मर जाएंगे। ठीक है, फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम 6 लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। हम एक ग्रुप बनाते हैं जहां पर हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ताकि सबकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। अब वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि वायलेंस अगेंस्ट गर्ल एंड वुमेन इज अ ग्लोबल पेंडेमिक दैट अफेक्ट्स 1 in 3 वुमेन इन देयर लाइफ टाइम। ठीक है, और कोविड-19 के टाइम पर जो ये प्रॉब्लम है ये और बड़ी है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन डिक्रीजिंग द वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमेन। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है कि किस तरीके से पेंडेमिक के टाइम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप बताएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन। सबसे पहले एक्सेस टू क्रेडिट। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बनने के बाद जो लोग उसके पार्टिसिपेंट हैं, जो मेंबर हैं, वो अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लो 6 लोग मैंने आपको बताया ऊपर, ये 6 लोग अगर एक दिन में 10 रुपये सेव करते हैं तो ये सारे इकट्ठे कर लेंगे 10 रुपये, 60 रुपये इकट्ठे हो गए। तो जिस आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस ग्रुप में, उसको ये 60 रुपये लेंड कर देंगे एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो एसएचजी पूल दियर सेविंग्स थ्रू द ग्रुप एंड री-लैंड दैट पूल्ड फंड टू द नीडी मेंबर ऑन द लो इंटरेस्ट रेट। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो पुअर मेंबर था, जो अभी तक इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं जा सकता लोन लेने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास कार्ड वगैरह नहीं है, वो अपनी जो गरीबी है उसको दूर कर पाएगा आपसी मदद से। उसके बाद इंक्रीजिंग सेविंग टेंडेंसी। अब जब लोगों को पता लग रहा है ग्रुप के कि हम ऐसे अपना फायदा कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं, तो वो सेविंग टेंडेंसी जो उनकी है वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा रुपये सेव करेंगे ताकि जो बड़ी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व की जा सके। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेस। देखिए, सबसे बड़ा होता क्या है कि अगर लोग सेव करना शुरू कर चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे उनमें इंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर डालो। उनको बोलो कि आप लोग कुछ काम करना शुरू करो, अपनी सेविंग से एक बिजनेस खोलना शुरू करो। तो जो ये प्रमोशन है इंटरप्रेन्योरशिप की, ये धीरे धीरे आती है बाय दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो जो लोगों की पॉवर्टी है वो लॉन्ग टर्म में खत्म होनी शुरू हो जाती है। देन इंक्रीज इन इनकम स्पेशली फॉर वुमेन। देखिए, अगर हम रूरल वुमेन की बात करें तो उनको मोबिलाइज करने में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल साबित हुआ है। ये स्टडीज़ बताती हैं कि जो वुमेन वर्कर हैं उनकी जो इनकम है वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुई है आफ्टर दे बिकम द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ह्यूमन कैपिटल जो है उसको बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जो एनजीओज वगैरह हैं वो बेसिकली ग्रुप्स को टारगेट करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को टारगेट करेंगे, इनको पकड़ेंगे, इनकी ट्रेनिंग करेंगे, इनको कुछ समझाएंगे ताकि इनकी जो पॉवर्टी है वो और कम हो जाए। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की, जो कि हमारे क्वेश्चन का सेकंड माइक्रो पार्ट है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रोग्राम था क्या। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय नबार्ड इन 1992 टू लिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। देखिए, अभी तक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं गए हैं, अभी वो अपनी ही सेविंग से अपने ही ग्रुप की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम में बताया गया कि जो बैंक है उससे हम लिंक कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। ठीक है, और जो क्वांटम ऑफ लोन होगा, जो लोन एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगा, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टाइम्स होगा एज पर द डिपॉजिट्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देंगे टू द बैंक। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अपने एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 2 लाख रुपए सेव किए, इनमें 10 मेंबर थे, 10 मेंबर ने 20-20 हज़ार रुपये सेव करके 2 लाख रुपए किए, ये 2 लाख रुपए कोलेटरल देंगे टू द बैंक और बैंक इनको लगभग 10 लाख तक का लोन दे सकता है। तो बहुत कम जो डिपॉजिट वो देंगे उसके बदले बहुत ज़्यादा क्वांटम ऑफ लोन उनको मिल जाएगा, ऐसा इस प्रोग्राम में बोला गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आई, जैसे क्वांटम ऑफ लोन। पहले तो बोला गया कि हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट देंगे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर लोन टू एसएचजी लिंक टू बैंक इन इंडिया अकाउंट फॉर ओनली 1.5% ऑफ टोटल क्रेडिट। जितना टोटल क्रेडिट दिया जाता है लोगों को लोन की फॉर्म में, उसमें से सिर्फ 1.5% ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को गया है, तो बहुत ही कम लोन उनको दिया गया है। देन वाइड रीजनल डिस्पैरिटी, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में सेम लेवल पर हर एक स्टेट में एसएचजी को टारगेट किया गया है, उनको लोन दिया गया, ऐसा नहीं है। सदर्न रीजन में सबसे ज़्यादा लोन दिए गए हैं एसएचजी को 71.4%, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सिर्फ 1.5% लोन दिए गए हैं। फिर काफ़ी डिले देखने को मिला है इन सैंक्शनिंग लोन, अननेसेसरी डिले है, पेपर वर्क को एक मुद्दा बनाया जाता है कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे टाइम में। देन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, नाबार्ड का जो इनिशिएटिव था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट थी वो भी एक मेजर कंपोनेंट था पूरे प्रोग्राम का, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग टाइम से नहीं दी गई, लैक ऑफ ट्रेनिंग दी गई, जिससे उनमें ट्रेनिंग की लैकिंग हमें देखने को मिलती है। देन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसिक एक इनर्शिया था उसने भी इस पूरे प्रोग्राम को सफर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, अब सजेशन क्या हो सकता है? सजेशन ये हो सकता है कि जो एक्सक्लूडेड रीजन है वहाँ पर भी हम इंकरेज करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एनजीओस को बोलें कि आप लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मोटिवेट करें, बैंक को टारगेट करें, बैंक को बोलें कि आपको इतने % लोगों को लोन देना ही देना है। देन जो आपके गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको बोलें कि आपको गाँव जाना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बताना चाहिए कि हमारे आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं, ताकि वो लोग इसका हिस्सा बने। और इन लोगों के ऊपर स्ट्रॉन्गर चेक रखना चाहिए। आपको एक पैरामीटर डिसाइड करने पड़ेंगे जहां पर आप इवेल्युएट कर पाएं एक ऑफिशियल की परफॉर्मेंस, कि उसने ढंग से काम किया है नहीं किया है। देन इंसेंटिव पैकेज फॉर ऑनेस्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एनजीओ, जो लोग टाइम से काम कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, जिन बैंक ने लोन टाइम पे दिया है लोगों को, ठीक है, और जिन्होंने एसएचजी की एक पर्टिकुलर अमाउंट में हेल्प करी है, उनको इंसेंटिव पैकेज मिलने चाहिए। देन अवॉइड एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, अगर एक एसएचजी लोन नहीं पे कर पा रहा है और वो जानबूझ के लोन पे नहीं कर पा रहा है, तो उसको बार बार लोन मत दीजिए, भले ही वो आपके जो एक टारगेट है उसे मीट करने में अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है। यहाँ पर आपने डिफरेंट कंपोनेंट को एड्रेस किया और काफ़ी अच्छे तरीके से एड्रेस किया। ठीक है, तो ऐसे अगर आंसर आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। नो डाउट एक दिन में आप ऐसे आंसर नहीं लिख पाएंगे, तभी हमारा जो पूरा इनिशिएटिव है 45 डेज का है, आपको इसका हिस्सा बनना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तभी आप एक अच्छा राइटर बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।